नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड एंट्रेंस 2025 का आर्ट ग्रुप के यानी कला वर्ग का 50 क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। 50 ही क्वेश्चन है, बहुत कम समय में इसको समाप्त करेंगे और एक-एक क्वेश्चन को हम डिफ़ाइन भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ किया? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा गुरु नानक। गुरु नानक। अगर पूछा जाए कि सिख पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक ने ही की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। अगर पूछा जाए सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक। ठीक है, ये सारा आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में दूसरा गुरु अगर पूछा जाए तो गुरु अंगद उसके दूसरे गुरु थे। अगला है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका सही आंसर होगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून और व्यवस्था की देखभाल करना होता था। इन्हें नगर प्रधान भी कहा जाता था। अगला है, आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन है फैजी, बीरबल, अबुल फजल या मुल्ला दो प्याजा। इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा का ही एक भाग है ये। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे और इनके अगर नवरत्नों में देखा जाए तो बीरबल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा ये सभी अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब। अ, मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो शिवाजी थे, जिनकी मुगलों की प्रथम मुठभेड़ जो हुई थी वो 1657 ईस्वी में हुआ था। उस समय दक्षिण का वायसराय जो था वो औरंगजेब था। देखिए, अगला है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग की स्थापना जो है ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में हुआ था। ठीक है, चार्ल्स वुड के घोषणा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। अगला है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1857, 1935 या 1842। इसका सही आंसर होगा 1857। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था और कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी। इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे थे। तो परिणाम ये हुआ कि 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, कुंभकोणम। इसका सही आंसर होगा बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन की अगर स्थापना अगर पूछा जाए तो 1 मई 1897 में हुआ था। 1897 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि इस मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है लियाकत अली खां थे, या सर सैयद अली खां थे, या फिर मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हुआ करता था उस समय, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता जो हुई थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था।
लेकिन जब अगर पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। वो कौन सा ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट था? किंग्सफोर्ड, सोर, क्लर्क या बार्लो? क्लार्क या बार्लो, कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा कि किंग्सफोर्ड थे उस समय। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया था, तो उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट जो थे, वो किंग्सफोर्ड ने जो इन्होंने जो विरोध जो स्टार्ट किया था, उस पे किंग्सफोर्ड ने एक क्रूर दंड दिया था। इस वजह से वहाँ पे लोग आग बबूला हो गए थे, और खुदीराम बोस जी जो थे, इन पे बम फेंक दिए थे किंग्सफोर्ड पे। बाकी किंग्सफोर्ड जी बच गए थे। उसके बाद खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी, जैसे इनमें 3 अधिवेशन हुए थे। कब कब हुआ था आपको बता दें? 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1930, 1931 और 1932। इसमें तीनों में अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अब आपको बता दें उपनाम। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी था। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम कायदे आजम था। क्या नाम था? कायदे आजम। इनको कायदे आजम कहा जाता था। इसके अलावा बता दें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? राष्ट्रपिता। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या दिसंबर 1943। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अक्टूबर 1943। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना की थी, कब की थी? अक्टूबर 1943 में की थी। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। क्या आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार होता है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। कौन से संविधान के तहत? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या 45वां संशोधन अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 51A को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का से संबंधित है। अनुच्छेद 51A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 10 थी। ठीक है, फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रह सकता है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो इसका सही होगा गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? ऑप्शन है तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या गुजरात सरकार। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार।
राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या 9 मिनट 16 सेकंड। तो कितना समय लगता है? इसका सही होगा 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 8 मिनट 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड। इतना वैसे एक्चुअल में इतना ही लगता है। इतना लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 299.792 किलोमीटर सेकंड से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तर अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो इनमें से क्या होगा? सही आंसर होगा एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। करीब 60% एशिया में निवास करती है विश्व का, अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए। अगला है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? ऑप्शन है अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या मृत सागर। इसका सही है मृत सागर, ये सर्वाधिक खारा है मृत सागर। लवणता को प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता जो है वो कितना है? 35 ग्राम प्रति 1000, ठीक है, के हिसाब से है उसमें। इसके अलावा बता दें कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस या इटली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इटली। इटली। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो इटली के सिसिली द्वीप, ठीक है, इटली के सिसिली द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई पूछा जाए तो ऊंचाई है 3350 मीटर। यह पूछा जाए किस पर्वत पे है तो ये आल्पस पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये बहुत सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है अमेजन, नील, कांगो या नाइजर। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? कांगो। तो आपको बता दें कि कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, अगर 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की लंबी लंबी नदी है, यानी कि दूसरी लंबी नदी है वहाँ की। अगला है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 44 हेक्टेयर है। 44 हेक्टेयर है। वेटिकन सिटी जो है वो एक प्रकार के रोम नगर का छोटा सा भाग है। 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था। अगला है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस। ऑप्शन है अमेरिका, नॉर्वे, भारत या स्विट्जरलैंड। तो इसका सही होगा स्विट्जरलैंड। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की सबसे ज़्यादा फेमस रेलगाड़ी है। यह स्विस आल्प्स के केंद्र में जर्मट और सेंट मॉर्टिन के 2 प्रमुख पर्वत रिजॉर्ट को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि और ट्रांटो जल संधि, कुक जल संधि या डोवर जल संधि। तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरिडा जल संधि।
फ्लोरिडा जो जल संधि है, यानी फ्लोरिडा यूएसए के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। अगला है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन या साइबेरियाई मैदान। इसका सही आंसर होगा अमेजन बेसिन। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। यहाँ अगर देखा जाए तो औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। अगला है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी। इसका सही आंसर होगा माउंट नागटिब्बा। लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितना है? 1800 से 4500 मीटर की ऊंचाई होती है। और चौड़ाई अगर पूछा जाए तो 80 से 100 किलोमीटर। ठीक है, इतना है। और आपको बता दें कि इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां भी इसी में आता है। अगला है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। ऑप्शन है अगस्त्य, चेम्बरा, अनामुडी, बनासुरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनामुडी, यानी अनायमुडी जिसको कहते हैं, अनामुडी। पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, अनामुडी। अगला है, ठोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। थोड़ेसर जलप्रपात भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जबकि दूध सागर पूछा जाए, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हिमालयी नम शीतोष्ण वन, उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन। तो इसका जो सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग रहा है, तो कितना परसेंट रहा है? 38, 35, 25 या 15? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15। भारत के सकल घरेलू जो उत्पाद में कृषि का योगदान 15.11%, ठीक है, इतना रहा है। अगला है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पाद में वृद्धि उत्पन्न की है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति? तो इसका सही आंसर होगा पीली क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से और पीली क्रांति तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन। इसके अलावा श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से है। इसके अलावा स्वर्ण क्रांति का किससे है? बागवानी से। किससे है? बागवानी से। बाकी आपको पीली क्रांति बता ही दिया है। अगला चलिए, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था, कब हुआ था? 1981 में, 82 में, 85 में या 89 में? तो इसका सही आंसर होगा 1982 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन है फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नए मशीन की स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रिंटर की मरम्मत। अगला है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मामीटर। तो किससे मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है।
हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। अगर हाइड्रोमीटर अगर पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर से इस उपकरण द्वारा द्रवों की अपेक्षित घनत्व ज्ञात की जाती है। इसके अलावा बता दें बैरोमीटर, यह उपकरण वायुदाब मापने के काम आता है। और थर्मामीटर ये ताप को सेल्सियस में मापता है। ठीक है, बता दिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर या दृष्टकारी? हाँ, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। इनमें त्रिकक्षीय हृदय मापा जाता है। इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, अगला है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु, हीमोग्लोबिन? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ही हिम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला है, रक्त का पीएच क्या होता है? ऑप्शन है 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7। इसका सही आंसर होगा 7.4। चलिए अगला है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? 30, 31, 37 या 40? तो कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 31। मेडुला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग ही मेरु रज्जु बनाता है। ठीक है, इसमें मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल और 31 जोड़ी मेरु रज्जु यानी कि रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क के निकट? कहीं नहीं। कहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मस्तिष्क के नीचे। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। और बता दें कि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में यह स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो किससे होता है? सही आंसर है पादप संरक्षण से। पादप संरक्षण से होता है। ठीक है, यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन जो है वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में चलाया गया था। अगला है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की? ऑप्शन है झारखंड, केरल, हरियाणा या गोवा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य 2015 में चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद या बांसुरी? तो इसका सही आंसर होगा तबला। ठीक है, तबला जो है उस्ताद जाकिर हुसैन, अगर सितार की बात होती है तो पंडित रविशंकर, सरोद की बात हो तो अमजद अली खां होंगे, और अगर बांसुरी की बात हो तो हरिप्रसाद चौरसिया या पन्नालाल घोष होंगे। अगला है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या जयदेव? इसका सही आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद की पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही आंसर होगा चौथा। अगला है, उत्तर प्रदेश में 7 से जलवायु, ठीक है, जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? 5, 7, 9 या 11? सही आंसर होगा 9। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन है सहरिया, थारू, भोटिया, परहरिया?
ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, थारू। अगला होगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? धमार, बिरहा, टप्पा या कव्वाली? इसका सही आंसर होगा बिरहा। उत्तर प्रदेश का सब प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नटका, चौलर, झूमर, सोहनी, कराही, भृतहरी, कव्वाली, रसिया, सोहर, ये सब वहाँ की लोकगीत है। और टप्पा अगर पूछा जाए तो ये पंजाबी राज्य की क्लासिकल गीत है। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ आज हम वीडियो का मतलब ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।